बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करवा रही हूँ। चैप्टर नंबर 3 जो है ये है हमारा, इसकी हेडिंग है बायोडाइवर्सिटी और आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो भी है बायोडाइवर्सिटी। इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी का बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ होती है इसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जब बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी देखें, बायो एंड डाइवर्सिटी दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, बायो एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, बायो का मतलब होता है लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जबकि डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। ठीक है, किसी चीज की इकसाम। डेफिनेशन जब हम इसकी करते हैं, बायोडाइवर्सिटी जो है ये एक ऐसी टर्म है जो हम यूज करते हैं जिसमें हम किस चीज को डिस्क्राइब करेंगे, वैरायटी ऑफ फॉर्म ऑफ लाइफ इन एनी एरिया। ठीक है, कि किसी भी एरिया के अंदर कौन सी वैरायटी की लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सी वैरायटी के मौजूद हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। बाज़ बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करते हैं वो कुछ इस तरह से डेफिनेशन करते हैं कि किसी भी एरिया में जो टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो बायोडाइवर्सिटी में शामिल करते हैं। टोटल नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की काइंड्स और हर काइंड के अंदर कितने मेंबर जो है, जैसे अगर एक बिल्ली की एक किस्म है तो एक उस तरह की कितनी बिल्लियां मौजूद हैं। ठीक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी जो है ये एक ऐसी टर्म होती है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इकसाम के बारे में, उनकी वैरायटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जब ये था हमारे पास इसकी डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि बोर्ड में काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुकी है। नेक्स्ट आज हम इसकी पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है तकसीम, कि बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और कहाँ पे है। टोटल अपनी दुनिया में, वर्ल्ड में जब हम ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो तकरीबन मोर देन 100 मिलियन हमारे पास जो है ना ऑर्गेनिजम्स की काइंड्स मौजूद है। ठीक है, तकरीबन 100 मिलियन से ज़्यादा इकसाम है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब ये हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की जो तकसीम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, तीन चीजों पे डिपेंड करती है, क्लाइमेट पे, एल्टीट्यूड पे एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल। ठीक है, क्लाइमेट पे कैसे डिपेंड करती है कि वहाँ की आबोहवा कैसी है, सर्द आबोहवा है या गर्म आबोहवा है। जाहिर सी बात है, गर्म आबोहवा है तो वहाँ पे गर्मी वाले इलाके में कम जानवर और कम पौधे हमें नजर आएंगे। जैसे आप रेगिस्तान को देख लें तो वहाँ पे रेतला इलाका होता है, वहाँ पे गर्मी होती है, तो इसलिए वहाँ पे पौधे और जानवर आपको कम नजर आते हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड को देखते हैं, एल्टीट्यूड बोला जाता है बुलंदी को, कि हमारे पास सतह समुद्र से बुलंदी पे वो एरिया मौजूद है, कितनी बुलंदी पर मौजूद है। एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल, वहाँ की जो मिट्टी है उसकी क्या कंपोजिशन है, वहाँ की मिट्टी किस तरह की है, आइदर उस मिट्टी में मिनरल्स जो है वो हाई मिकदार में है या फिर वो लो मिकदार में है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब हम बायोडाइवर्सिटी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देख रहे हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी शामिल किए जाते हैं, पौधे भी शामिल किए जाते हैं। तो पौधे उसी एरिया में ज्यादा मौजूद होते हैं जहाँ की मिट्टी ज्यादा जरखेज होगी। ठीक है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट पे, एल्टीट्यूड पे और कंपोजिशन ऑफ सॉइल पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का जब हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि कहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है और कहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम है, तो दो एरियाज हमारे पास मेजर आते हैं, ट्रॉपिकल रीजन और पोलर रीजन। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन वो एरिया होता है जहाँ पे ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है। ठीक है, तो अब नॉर्मल सा वहाँ पे टेम्परेचर होता है, तो इसलिए वहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो क्या होगी, रिच होगी, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। पोलर रीजन्स की बायोडाइवर्सिटी पुअर होती है। पुअर होने का मतलब है कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम होती है। पोलर रीजन्स कौन से रीजन्स हैं, वो हिस्से बर्फानी, जहाँ पे बर्फ मौजूद है। तो बर्फानी इलाके में हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम मौजूद होते हैं, पौधे कम हैं, जानवर कम हैं, इंसेक्ट्स कम हैं। तो ये पोलर रीजन की जो बायोडाइवर्सिटी है ये पुअर होती है। ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बायोडाइवर्सिटी की। अब यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्टिव में दो येलो बॉक्स दिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से बताया गया है। फर्स्ट येलो बॉक्स है हमारे पास ब्राजील अटलांटिक फॉरेस्ट। ठीक है, कि ब्राजील जो है उसके जब अटलांटिक फॉरेस्ट को जब हम देखते हैं उसमें प्लांट्स की 20,000 स्पीशीज मौजूद हैं। वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म जिनमें बैकबोन मौजूद होती है उनकी तकरीबन 1350 स्पीशीज मौजूद हैं।
इंसेक्ट्स की, कीड़े मकोड़ों की मिलियंस ऑफ स्पीशीज मौजूद हैं। ठीक है, ये येलो बॉक्स में ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है पाकिस्तान में। जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो जाहिर सी बात है कश्मीर, ये हिमालय, कोहे कराकोरम, कोहे हिंदुकुश, ये सारे के सारे पाकिस्तान और कश्मीर में शामिल किए जाते हैं। तो ये पहाड़ी इलाके हैं। ठीक है, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर और जंगली पौधे ज़्यादा मौजूद होते हैं। इसकी क्या वजह होती है कि वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्टर्बेंस कम होती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे जो वो एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन, जहाँ पे आबादी ज़्यादा होगी, वहाँ पे आपको जंगली जानवर नज़र नहीं आएंगे। क्यों नज़र नहीं आएंगे? क्योंकि पॉपुलेशन, इंसानों की आबादी वहाँ पे मौजूद होने की वजह से लोग क्या करते हैं, उस आबादी वाइल्ड एनिमल्स को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, इसलिए उनको किल कर देते हैं, उसको मार देते हैं। ठीक है, इसलिए वाइल्ड एनिमल्स क्या करते हैं, वो अपने लिए ऐसा हैबिटेट, अब ऐसी रहने की जगह तलाश करते हैं जहाँ पे उनको डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, और वो डिस्टर्बेंस ना होने की वजह से जो है वो इसलिए जंगलात में रहना पसंद करते हैं, पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे आबादी कम होगी वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। ठीक है, इसी तरह प्लांट्स की भी सेम एग्जांपल है कि जहाँ पे पॉपुलेशन होगी वहाँ पे अगर कोई जंगली पौधा उगाता है तो लोग फौरन से उसको, जंगली पौधे को उखाड़ के फेंक देते हैं कि इसका हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हालांकि ये प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए एक बहुत हमें फ़ायदा दे रहे हैं। कैसे हमें फ़ायदा देते हैं इसको भी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अब ये पाकिस्तान में क्या करते हैं, अब जाहिर सी बात है एज ए मुस्लिम हम मुसलमान जो है इन जंगली जानवर को मारने से बचाते हैं। ठीक है, जाहिर हम कहते हैं कि वो भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है। ठीक है, और रिलीजियस वैल्यूज़ के तौर पर, मजहबी वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करते हैं कि उन जानवरों को मारने से बचाते हैं। ठीक है, ये येलो बॉक्स से हमारे पास इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन और ये है MCQs के लिए। ये था हमारे पास डेफिनेशन और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि बायोडाइवर्सिटी की क्या अहमियत है, क्या इम्पॉर्टेंस है। बायोडाइवर्सिटी जिसमें हमने वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को शामिल किया है, तो हम उसकी इम्पॉर्टेंस देखेंगे कि क्या अहमियत है, कैसे हमें फ़ायदा देती है बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स, देखें बहुत से पौधे और बहुत से जानवर ऐसे हैं जो एज ए फूड, खाने के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लकड़ी को घर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, घर बनाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, घर में फ्यूल के जरिए लोग लकड़ियाँ जलाते हैं, ईंधन के लिए लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। तो वो लकड़ी कहाँ से आती है? दरख्तों से, तो बायोडाइवर्सिटी में ही शामिल किए जाते हैं। मेडिसिन और केमिकल, दरख्तों की बेशुमार स्पीशीज ऐसी हैं जिनसे बहुत सी मेडिसिन, जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक दरख्त है क्विना, जिससे मेडिसिन क्विनीन ली जाती है जो कि मलेरिया के इलाज के लिए, तो वो मेडिसिन है। इसी तरह केमिकल्स बेशुमार जो हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं? दरख्तों से। इंडस्ट्रियल मटेरियल, सनत में इस्तेमाल होने वाला, कारखानों में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है, वो भी कहाँ से लिया जाता है? बहुत से पौधों से। फाइबर्स हो गए, डाइज, गम्स, ऑयल्स, ये सारा कारखानों में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, ये सारे का सारा मटेरियल इम्पॉर्टेंस हमें बायोडाइवर्सिटी की बता रहा है। इकोसिस्टम मेंटेन रखने के लिए, अपना इन्वायरमेंट मेंटेन रखने के लिए, अब देखें हमारे इन्वायरमेंट में जब हम देखते हैं तो फूड चेन मौजूद है। फूड चेन क्या है कि सबसे पहले हमारे पास प्रोड्यूसर्स आते हैं, पौधे आते हैं, उसके बाद कंज्यूमर्स आते हैं, फिर डिकम्पोजर्स आते हैं। तो ये इकोसिस्टम को मेंटेन, उसमें फूड चेन को मेंटेन रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका है? प्लांट्स का, क्योंकि प्लांट्स प्रोड्यूसर हैं। हमारी फूड चेन का आगाज ही प्लांट से हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम में भी बायोडाइवर्सिटी का रोल है। रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकल करने के लिए, आप देखें आप सांस लेते हैं तो आप सांस के जरिए ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के जरिए बाहर निकालते हैं। तो वो ऑक्सीजन जो आप अंदर लेके जा रहे हैं वो कहाँ से आ रही है? प्लांट से, पौधों से। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप बाहर सांस के जरिए बाहर निकाल रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है? वो पौधों के पास जाती है। प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद आपके लिए साफ सुथरी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये रिसाइकल कार्बन डाइऑक्साइड को करने के लिए कौन इस्तेमाल हो रहा है? प्लांट्स, जो कि बायोडाइवर्सिटी का एक हिस्सा है। इसके अलावा नाइट्रोजन साइकिल को, हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें तकरीबन 78% नाइट्रोजन जो है वो मौजूद है। तो ये नाइट्रोजन को उस साइकिल, एक साइकिल की फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, वो बैक्टीरिया
सॉइल के अंदर, तो उस नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, उसको नाइट्रेट्स वगैरह में चेंज करने के लिए, नाइट्रोजन साइकिल चलाने के लिए जो है ये भी किसका रोल है, बैक्टीरिया का, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। इसके अलावा बेशुमार और भी इसके हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के कुछ इम्पॉर्टेंस है, उसके फ़वाइद हमारे लिए हैं। ठीक है, ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डेफिनेशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी इम्पॉर्टेंस पढ़ी है। अल्लाह हाफिज़।